हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हॉगवर्ट्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और जो इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, और इस चैप्टर को हम ये भी बोल सकते हैं, मैंने चैप्टर का नाम मेंशन किया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपके लिए नई, आप नई चीज़ें भी देखेंगे इसमें, बट हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश पढ़ने सीखने या बोलने में आपको हेजिटेशन है, शर्म है, झिझक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को बिल्कुल आप साइड में रखें और फिर आप इस वीडियो को देखें। मैं आपको जीरो लेवल से लेकर पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से हायर लेवल तक, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हर वो छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे जो आपके इंग्लिश सीखने के बिलीव को एक लेवल अप कर देगा। ओके, चलिए तो फिर बात करते हैं सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लैंग्वेज एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, वो एक क्या, एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या, एक मीडियम है। तो बिल्कुल उसका डेफिनेशन देखते हैं कि द सिस्टम ऑफ साउंड, द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो साउंड्स के थ्रू और रिटन वे में, यानी लिख कर हम दोनों तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो इंग्लिश भी ऐसा ही एक लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश भी हमारा जो है वो एक ऐसा ही इसी तरह का लैंग्वेज है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा चीज़ देखते हैं। देखिए, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पकड़ कर चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। आगे जब हम हायर लेवल पढ़ेंगे तो दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है। तो ये तो सभी को पता है कि हमारी अपनी भाषा नहीं है। इंग्लिश क्या है, ब्रिटिश लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ब्रिटिश लैंग्वेज है। और इसकी जो बाउंड्री थी ना, यानी जब ये ब्रिटिश से निकल के मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ में ये मतलब लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसलिए ये एक एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। हालांकि अपन और भी बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो एक एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बोली जाती है। ठीक है ना, और इट इज़ विटली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये बहुत अत्यधिक से अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बिल्कुल। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम कम्प्लीटली हिंदी में करें तो बिल्कुल टफ हो जाएगा वो। ठीक है, और बिल्कुल हमें हिंदी को नहीं छोड़ना है, ये हमारा अपना मदर टंग है, बट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, ये सभी जानते हैं। ओके, तो इंग्लिश मैंने एक बहुत अच्छा टर्म मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है जो नया है थोड़ा बहुत, कि इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज कहने का मतलब जैसा हम लिखते हैं वैसा नहीं पढ़ते। आई बात समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। KNOW, अगर इसे हमें प्रोनाउंस करना हो तो हम डायरेक्टली लिखते हैं क्या, कुनो। क्या बोलते हैं, कुनो। जो छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं ना, उसको कुनो पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर साइलेंट होता है और इसको हम क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। अगर एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो नो होता है। क्या होता है, नो होता है। तो ये वो जो चीज़ें हैं, हालांकि हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि हम इसको नो पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन फोनेटिक मतलब एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम जैसा लिखते हैं वैसा नहीं पढ़ते हैं। उसको पढ़ने का अलग अलग भी मेथड हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो इंग्लिश को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करती है, बट बहुत ही आसान है। ओके, अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर बेसिकली क्या होता है, तो ग्रामर आप भी बचपन से पढ़े हैं, ठीक है ना, सभी पढ़े हैं बचपन से ग्रामर। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी का अपना अपना ग्रामर होता है। उसी तरह इंग्लिश का भी अपना ग्रामर है, हिंदी का भी अपना ग्रामर है। ओके, जितनी भी लैंग्वेज है सबका अपना अपना ग्रामर है।
तो बात करते हैं हम ग्रामर के बारे में। तो द करेक्टली एंड सिस्टमेटिक स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। जब किसी लैंग्वेज का हम करेक्टली यानी सही तरीके से, ओके, सिस्टमेटिक यानी तरीके से जब उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो सेक्शन हमारा क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो द डिस्क्राइब द रूल ऑफ लैंग्वेज। हम ग्रामर में बहुत सारे रूल्स को भी देखते हैं जो बेस्ड होते हैं उसके फैक्ट्स पे, जिसमें हम उस लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। ओके, ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रामर जो है आपका, ये भी है, मैंने बताया आपको, ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है ग्रीक में होता है क्राफ्ट ऑफ लेटर्स, यानी जो हम लेटर अक्षर को लिखते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, उनको लिखने का तरीका। और अपने अगर लैंग्वेज में देखें तो ग्रामर का एक्चुअल में क्या होता है मीनिंग, तो ग्रामर का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी ये किसी भी लैंग्वेज की क्या करता है? व्याख्या करता है सही और एक तरीके से, एक पैटर्न से, जिसको कारण हम आसानी से क्या करते हैं? इंग्लिश ग्रामर को स्टडी करते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर है, अगर इंग्लिश ग्रामर तो क्या हो गया? वही, अगर मैं ग्रामर है तो किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो वो इंग्लिश ग्रामर हो गया। तो बिल्कुल से उसका डेफिनेशन वही होगा सेम, कि करेक्टली एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर द मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, बट आप मेंशन कर लेंगे। स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओके, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे करेक्टली और सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो उसका ग्रामर हो जाएगा। okay. अब मैंने नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि देखिए, जो भी लैंग्वेज होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। ओके, तीसरा भी तरीका है, लेकिन हालांकि वो हमारे लिए नहीं है। ओके, जो हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए होता है, जिसको साइन बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो पहला है वर्बल लैंग्वेज। क्या होता है ये पहले समझिए। वर्बल लैंग्वेज क्या होता है? वर्बल यानी एक्सचेंज थ्रू द माउथ, यानी जब हम बोल कर किसी बातों को अपनी एक्सप्रेस करते हैं किसी से, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। और नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है? नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी जब हम एक्सचेंज थ्रू बाय रिटन वे, जब हम लिख कर अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं किसी से, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। और इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश हमारा सेक्शन है, ये जो लैंग्वेज है, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रूप में है। यानी हम बोल कर भी और लिख कर दोनों में अपनी बातों को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आई बात समझ में? मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि वर्बल लैंग्वेज में जैसे हम अगर बोल कर तो टॉकिंग हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। ओके, और अगर बात करते हैं आपका नॉन वर्बल में तो लेटर, और आजकल जो चैटिंग तो फेमस है, सभी चैटिंग करते हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो नॉन वर्बल में, रिटन वे में अगर हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन, अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में। और क्लासिफिकेशन ऑफ जो ग्रामर है ना, हालांकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश थोड़ा सा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है ना, ये आपका आर्ट्स का सेक्शन है। आप समझ रहे हो पूरी बात? इंग्लिश आर्ट्स का सेक्शन, आर्ट्स यानी आर्ट साइंस, हाँ, आर्ट्स में आता है इंग्लिश। लेकिन अगर हम ग्रामर की बात करें, इसके ग्रामर की बात करें, तो ये साइंस का सेक्शन बन जाता है। यानी जब इंग्लिश बुक की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वहाँ पर वो आर्ट्स का सेक्शन हो जाता है। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो वो साइंस का सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक्स है, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी जो साइंस से रिलेटेड है, इसलिए ये साइंस है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हालांकि बेसिक सा चीज़ था, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं कि अब बहुत ये जो अब बिल्कुल अब ये जब जान गए कि ये साइंस है, तो बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरह से आपको क्लासीफाइड करते हैं ग्रामर को। लैक्सिकल, कंपेयरिंग, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है ना, जिसमें ओल्ड ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, इस तरह से क्लासीफाइड किया गया। हालांकि हम तो मॉडर्न ग्रामर ही पढ़ रहे हैं। ओके, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में बातें कर रहे हैं, ओल्ड ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको आगे चल कर डिस्कस करूँगा। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने, आप जानते होंगे कि अभी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो 26 है ना, 26 है, लेकिन आपको पता है ओल्ड ग्रामर के अनुसार 29 था। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो मुझे लगेगा कि डिस्कस करना चाहिए,
मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर की। तो मैंने अपने तरीके से, हालांकि इसको यही बोलता हूँ कि 5 तरह से ग्रामर को पढ़ना चाहिए। ओके, तो पहला है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ओके, ये हमारे 5 हैं। ओके, ग्रामर के क्लासिफिकेशन। और सबसे पहला बात करते हैं ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी इज़ अ कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कहने मतलब इसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसके लेटर्स जो है किसी भी लैंग्वेज का जो होता है ना अल्फ़ाबेट्स, उसके बारे में, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसमें क्या क्या चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होगी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हालांकि हम वावेल, कंसोनेंट, ठीक है ना, ये सब जो भी चीज़ें हैं, सेमी वावेल्स, ये सब हमारा ऑर्थोग्राफी में ही आएगा। और मैंने लिखा भी हिंदी में कि अंग्रेजी वर्णमाला के पारंपरिक ज्ञान, अंग्रेजी वर्णमाला के जो पारंपरिक ज्ञान है या उच्चारण को हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, वर्ण विचार। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है, वर्ण विचार। ओके, तो ये भी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत देखते चलेंगे हम कि वर्ण विचार होता है। तो ये मैंने लिखा था कि इसमें हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करते हैं। अब वही मैंने बताया भी अभी आपको, डिवीज़न ऑफ ऑर्थोग्राफी बेस्ड ऑन साउंड। अगर साउंड के बेस्ड पे देखें तो 2 तरह से उसको क्लासीफाइड किया गया है। ओके, एक वॉवेल साउंड और दूसरा कंसोनेंट साउंड। ओके, इस तरह से क्लासीफाइड किया गया। ओके, उसके अल्फ़ाबेट्स को। अब दूसरा पार्ट जो है, वर्ब का जो सेक्शन आता है वो, ग्रामर का जो सेक्शन आता है वो है एटोमोलॉजी। तो एटोमोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री आर कॉल्ड एटोमोलॉजी। यानी वर्ड्स, समझा ना, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओके, वर्ड्स कैसे बना, कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। अगर ये भी कह सकते हैं कि जो हम इंग्लिश ग्रामर में हम अभी जो पढ़ते हैं मॉडर्न में, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड रूट, वर्ड बोलते हैं ना अपन, वर्ड, तो वो जो है वो टोटल कंप्लीटली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एटोमोलॉजी का ही सेक्शन है। यानी इन ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है ना, जो परंपरागत ग्रामर है हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ड्स आर क्लासिफाइड। जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, दुनिया में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको क्लासिफाइड किया गया है पढ़ने के लिए। कितने, 8, बहुत सारे। अब नया एक 9 भी कर दिया गया है जिसमें डिटरमाइनर्स को ऐड कर दिया गया है। हालांकि 8 ही हैं। ओके, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारी चीज़ें देखो आप पढ़े हो बिल्कुल। बस मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, ताकि शुरू से आप उन सारी चीज़ों को देख सको। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्या है, हमारी पार्ट है किसका, एटोमोलॉजी का ही पार्ट है। ओके, एटोमोलॉजी का हिंदी देखें, अगर एटोमोलॉजी का हम हिंदी देखते हैं, एटोमोलॉजी का हिंदी क्या होता है, शब्द विचार। ओके, शब्द विचार हिंदी होता है एटोमोलॉजी का। मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटोमोलॉजी के बाद सिंटैक्स आता है कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स जो है ना, इसमें हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह का सेंटेंस है। ओके, उसमें कैसे वर्ड्स को अरेंज करेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स का अगर डिफिनेशंस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कहने मतलब शब्दों का जो एक अरेंजमेंट होगा वर्ड्स का, ओके, फ्रेज या मैं इस तरह से सूटेबल तरीका हो जिससे एक कंप्लीट, मतलब हमारा क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेंस हो, सेंटेंस बने हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। क्या होता है इसका हिंदी, सिंटैक्स का वाक्य विचार होता है। ओके, तो मैंने लिखा भी है स्टडी ऑफ सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं पंचुएशंस। तो पंचुएशंस क्या होता है, पंचुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क दैट गिव मोर क्लियरिटी एंड सेंस टू पैसेज और स्पीच। अब पंचुएशन मार्क्स आपको थोड़ा बहुत शायद पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हम जब भी कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। यानी बिना पंचुएशन के कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। पंचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हालांकि हम छोड़ देते हैं बहुत बार, हम बोलते नहीं हैं, यू नो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम हैप्पी, फिर मैं यहाँ पर एक फुल स्टॉप दिया। अगर मैं ये बोलूँगा, जब मैं स्पीक आउट करता हूँ इसको, तो आई एम हैप्पी, फुल स्टॉप नहीं बोलता, आई एम हैप्पी बोलता। आई एम हैप्पी फुल स्टॉप नहीं बोलते, हम क्या बोलते, केवल आई एम हैप्पी। यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, उसको हम बोलने में यूज़ नहीं करते हैं, बट लिखने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं रिटन वे में, तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं ऐसे मार्क्स, ठीक है, हम देखते हैं। जैसे फुल स्टॉप हो गया, हाइफन हो गया, कॉमा हो गया, नॉट ऑफ इंटरजेक्शन हो गया, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, बहुत सारे हैं, अप्रॉक्सीमेट 14-15 हैं, और भी होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसको देखेंगे हम आगे चल के। ये भी एक चैप्टर होगा हमारा जिसको हम पढ़ेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं। तो प्रोसोडी, अब ये मज़ेदार है प्रोसोडी, और सबसे मज़ेदार यही, मज़ा भी आता है इंग्लिश में, जब हम किसी इंग्लिश को टोन समझते हैं ना, जब हम बोलते हैं। इंग्लिश सबको आता है, लेकिन जिसका टोन अच्छा होता है ना, मतलब बोलना, स्पीच ऑर्गन्स, प्रोनाउंसिएशन, ये जब चीज़ें अच्छी होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसका तरीका आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, वो खुद ही, मतलब मैं क्या बताऊँ कि एक इम्प्रूव कर जाएगा आपका इंग्लिश बोलने का पैटर्न, और वो इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। तो प्रोसोडी उसी को बोलते हैं, ओके। प्रोसोडी जो है हम लोग उसी को बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि द पैटर्न ऑफ साउंड एंड राइम्स इन पोएट्री एंड स्पीच, मतलब पैटर्न ऑफ साउंड्स की बात करते हैं, किस तरह से हम रैम्स को बोलते हैं। अब गाते हैं ना इंग्लिश में, सॉन्ग्स हो गया इसमें, तो यही सब चीज़ें, सॉन्ग्स, इंग्लिश आर्टिकल्स, हाउ टू स्पीक आर्टिकल्स, टोन, एसेंट्स, लहजा बोलने का तरीका, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। अब ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में। अब कुछ बेसिक जो रूट्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उन सब चीज़ों को देखेंगे, ओके। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए उसके बेसिक अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। यदि अब हम इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, ओके। अब बात करते हैं हम कि किसी भी जो अल्फ़ाबेट होता है, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट वो होता है, अल्फ़ाबेट जैसे मैंने लिखा ना, क ख ग, जैसे मैं लिखता हूँ, तो ये अक्षर हो गए। क से लेकर ग तक अगर हम एक साथ इनको एक गुच्छे में बोलूँ, तब जाके ये वर्णमाला बनता है। उसी तरह इंग्लिश का भी है, अगर ए से जेड तक मैं लिखता हूँ, तो कंप्लीट ए से जेड तक का ईच एंड एवरी लेटर, उसमें से जितने भी लेटर वो सभी मिलकर अल्फ़ाबेट बनते हैं। सिर्फ एक, अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है बॉस, इंग्लिश में भी एक ही होता है अल्फ़ाबेट। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अलग से आपका 26, बहुत जगह बच्चे बोल देते हैं, पता नहीं, मैंने टीचर्स को भी देखा है पढ़ाते हुए कि वो बोल देते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स, तो पहले अल्फ़ाबेट में भी अंतर है और अल्फ़ाबेट्स में भी अंतर, आगे चल के आपको बताता हूँ। तो जो अगर लेटर की बात करते हैं, तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एक छोटी सी इकाई होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, ओके। तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 26 से 8 से लेकर जेड तक, ये सभी को पता है। द कलेक्शन ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है 26 लेटर्स, ओके। ये चीज़ याद रखिएगा। इंग्लिश में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, छोटे छोटे से पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं अपन। इंग्लिश में 26 अक्षर यानी वर्ण होते हैं, अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं। इन 26 अक्षरों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स कहते हैं अपन। इंग्लिश में 26 जो अक्षर होते हैं, इन 26 अक्षरों को मिला के वर्णमाला बनती है, अर्थात वर्णमाला एक ही होता है, ना कि 26। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्णमाला जो होता है वो 26 नहीं, सिर्फ एक ही होता है। 26 तो उसका लेटर होता है, वो 26 मिलके वर्णमाला बनता है। माला एक फूल से बनता है क्या? मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। बहुत सारा जब फूल मिलता है, फूल फ्लावर मिलता है, फिर हम उसको एक साथ बैंड करते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं उसमें, तब जाके वो क्या बनता है, एक माला तैयार होता है। सेम चीज़ है, हम एक फूल को उसमें से माला नहीं बोल सकते। उसी तरह जो अल्फ़ाबेट होता है, वो कंप्लीट जो 26 लेटर्स हैं उनको मिला के 26 को एक साथ जो बनता है, तो वो उसका क्या होता है, हमारा आपका
अल्फ़ाबेट होता है। ओके, तो 26 लेटर मेक एन अल्फ़ाबेट, यानी 26 जो लेटर है वो मिलके एक ही अल्फ़ाबेट बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में भी डिफरेंस है, उसको भी देखते हैं। बहुत जगह आप गलती करते हैं, जब 26 लिखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये तो अब प्लुरल होना चाहिए। अल्फ़ाबेट ऑब्वियस सा है कि वो प्लुरल सेंस रखता है कि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ लेटर को मिलके क्या बनता है, कंप्लीटली हमारा, ठीक है ना, कलेक्शंस ऑफ लेटर मिलके ही अल्फ़ाबेट बनता है। तो अगर हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स कहने का मतलब ये हो जाता है भाषा। अगर हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, यानी जब हम एस लगाते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में जब हम एस लगाते हैं तो ये बन जाता है भाषा। और अगर हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला, ये आपको पता होना चाहिए। इस अल्फ़ाबेट का रिलेशन डायरेक्ट इस भाषा से, और इस अल्फ़ाबेट का मतलब आपका वर्णमाला से। अगर एस लग गया तो भाषा हो गया, और अगर एस नहीं लगा है तो वर्णमाला हो गई। ये चीज़ें अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने नोट में एक चीज़ लिखवाया है कि द ओल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है ना, द ओल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर वेयर 29, जो पुराने ग्रामर के अनुसार, देखिए बहुत पुराना एंशिएंट जो ग्रामर था उसके मतलब अगर लेटर की बात करें तो उसमें 29 लेटर्स थे, ये सारे लेटर्स थे। अब इसको बहुत सारा पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है, ओके, बट हाँ मैंने आपको बेसिक सा बताने की कोशिश की। बहुत सारी है ये सारे, ये 29 है। ओके, तो हालांकि अब तो हम नहीं पढ़ते, अब तो हमारा चेंज हो गया है, उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड हो गया है, डब्ल्यू इंक्लूड हो गया है, ठीक है, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो गई है, बहुत चीज़ें निकल गई इसमें से, तो इसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बस जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको लिखने का तरीका। तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स, मतलब बहुत सारे फॉर्म है उसको लिखने के। ओके, लेकिन हमारे पास दो है जो इम्पोर्टेंट है, हम देखते भी हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। ये सभी पढ़े हैं बचपन से, ठीक है, इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि डिस्कस करने की ज़रूरत है। डिवीज़न ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को 3 तरह से क्लासीफाइड किया गया, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल्स। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे अपन स्टडी करेंगे पूरे डिटेल्स में। आई थिंक आपको समझ में, मैं बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यू नो कि कोरोना के कारण सारी क्लासेस क्लोज्ड है, ताकि आप घर पे पढ़ाई कर सको थोड़ा बहुत। तो ये मुझे भी हेजिटेशन हो रहा है इधर ऐसे पढ़ाने में, क्योंकि हमें आदत है बोर्ड पे पढ़ाने का, तो थोड़ा सा ये है। बट मेरा एक प्रयास है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम सभी घर पे ही बैठ के पढ़ाई करें। ओके, तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।